चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो एक केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से यानी कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अब ये क्या मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर करने का तरीका होता है या पहले हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं इसकी। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड लिख देते हैं सिंपल टर्म्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? हाँ जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे करते हैं? रेट ऑफ a reaction is determined as the rate of formation of products or the rate of consumption of reactants. तो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना रिएक्टेंट डिसअपियर होगा। कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब दो टाइप का हो सकता है ये, ठीक है। एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन measured over a long या फिर a significant period of time। यानी कि जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने में पूरे तो या फिर ओवर द एंटायर कोर्स ऑफ रिएक्शन, ओवर द एंटायर कोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा और उसमें कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई उससे। अच्छा, रिएक्शन को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। लेट्स राइट इट लाइक दिस। रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, और इनको बैलेंस करने के लिए स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जैसे इक्विलिब्रियम में लगा देते हैं ना, ऐसे स्मॉल डी, ठीक है। इनके स्टीशियोमेट्रिक कहाँ काम आएंगे कोएफिशिएंट वो मैं बताता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट होगा ना, बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं आर ए वी जी लिख देते हैं इसके नीचे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, या कई बार जो है एवीजी नहीं लिखते तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात की जा रही है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डेल्टा मतलब चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये आपने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा था, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज होने में, ऑल्सो डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल ए। लेकिन इस चीज में एक चीज और होगी, अभी फॉर्मूला पूरा नहीं है, इसमें माइनस साइन और लगेगा। अब माइनस साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा। अगर टाइम के साथ घटेगा तो यानी उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से लोअर होगी, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। अब रेट जो है हमारा वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसी को नलिफाई करने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं। सिमिलरली हम बी का यूज करके, ये तो हो गया अगर हम ए का यूज करके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें। सिमिलरली ये पूरा फॉर्मूला हो चुका है, अब हम यही चीज बी का यूज करके भी निकाल सकते हैं। बी भी रिएक्टेंट है ना, देखो, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और डिवाइडेड ऑल्सो डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। नाउ अगर हम प्रोडक्ट का यूज करके निकालना चाहें तो फिर हम पॉजिटिव लगाएंगे, मतलब पॉजिटिव क्या, कुछ भी नहीं लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर सी का यूज करके निकाल रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, सॉरी स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। सिमिलरली डी का यूज करके भी निकाल सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। साक्षी समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। अब यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है कॉन्सेंट्रेशन जो कि होती है मोल पर लीटर में, और डिनोमिनेटर में है टाइम जो जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया ऐसा यूनिट। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज अदर यूनिट्स बिकॉज नॉट ऑल रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन सेकंड्स। कुछ यूनिट, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आवर्स भी लगाते हैं, कुछ मिनट्स भी लगाते हैं, तो हम यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट भी यूज कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोल पर लीटर पर ईयर भी यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव डिके है जो ईयर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फॉर गैसियस रिएक्शन हम क्या करेंगे, if there is a gaseous reaction, गैसियस रिएक्शन के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं, तो प्रेशर यूज करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं अब देखो पूरा फॉर्मूला नहीं दिख रहा, आर एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं ऐसे करके, आर ए वी जी, या ए वी भी लिख देते हैं कई बार। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए और नेगेटिव साइन। ठीक है, ये मान लो रिएक्टेंट का यूज करके। अब मैं एक सीधा एक उसका लिख के देता हूँ, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ, लेट्स से डी यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, तो इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, चेंज इन टाइम और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। मैं सारे यूज नहीं कर रहा, मैंने एक रिएक्टेंट यूज करके दिखा दिया, एक प्रोडक्ट। तो इसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, इसके लिए ऐसा यूनिट होगा, ऊपर प्रेशर है ना तो पास्कल में आएगा, पास्कल, नीचे पर सेकेंड, तो पास्कल पर सेकेंड। और इसकी जगह मैं बस यूनिट वर्ड यूज कर लेता हूँ एसआई की जगह, पास्कल पर सेकंड की जगह आप बार पर सेकंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या प्रेशर अगर बार में लिया हो, एटीएम पर सेकंड भी यूज कर सकते सर हो जी। सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अच्छा, आपको ऊपर कर लेना है, ठीक। ठीक है, यही यूनिट्स लिखने हैं और भी ऊपर? सर ये यूनिट्स। ठीक है, एटीएम पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी होता है।
और पर सेकंड की जगह पर मिनट भी आ सकता है, तो बार पर मिनट भी हो सकता है, बार पर आर भी हो सकता है। समझ गए ना? बेसिकली प्रेशर का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट, कोई सा भी यूनिट हो सकता है। तो आई होप एवरीवन गॉट इट। साहिल समझ में आ गई ये बात? अगर गैसियस कंडीशन में तो क्या करेंगे? ठीक, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड ओवर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने मेजर किया, उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने मेजर किया फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिटरली, उसमें कितना आया, या 1 सेकंड के लिए मान लो कैलकुलेट किया और उसमें देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आया, तो उसे बोलते हैं RINST लिख देते हैं इसके नीचे। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, और डी लगा, डेल्टा लगाने की जगह लिख देते हैं DA, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, DT, और माइनस साइन लगा देंगे रिएक्टेंट के लिए अगर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें ना जनरली मैं ये इसे ऐसे लिख देता हूँ, रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट P है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -DR बाय DT, और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस में DP, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, बाय DT। ठीक है, यूनिट इसका भी वही होगा, तो मैं यूनिट दोबारा से नहीं लिख रहा। आई होप समझ में आ गया। तो पूरा समझ में आया? इंस्टेंटेनियस डी याद है, या फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा आपने? डी का भी यूज करते हैं, वेरी स्मॉल चेंज, है ना? यस सर। तो बस वही डेल्टा की जगह डी यूज करने का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बस हम एक। ओके देन, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम एक चीज लिखेंगे जिसे कहते हैं हम रेट लॉ। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ रेट लॉ, फिर अगले उससे कराऊंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये फिर इंट्रो में आ जाएगा, फिर अगली क्लास से ही हम शुरू करेंगे वो रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तब तो सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है ना, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है। तो आइडियली लिखते हम ये हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट नहीं लिखते। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे हम, और इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि टेम्परेचर को कितना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, सेम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। और तीसरा है कैटलिस्ट पे। तो कैटलिस्ट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन कैटलिस्ट वाले पार्ट पे न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में। बेसिक प्रिंसिपल है कि कैटलिस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बट देयर आर नो न्यूमेरिकल्स ऑन इट। ठीक है, सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, 1 बाय 1। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे शुरू करूंगा, रेट लॉ। आज इतना ही कराऊंगा, सॉरी आज थोड़ा देर हो गई, बट नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे।